खुशामदीद, आदाब। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल। इस वक्त हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। 5 बज चुके हैं और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आज इस टाइम पर आपके सामने जब आते हैं तो सियासत की छोटी बड़ी खबर आपके सामने रखें और हर उस खबर से बाखबर करें जो जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी चुनाव हो या दीगर चुनाव, जो म्यूनसिपलिटी के चुनाव या पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उस पर जो सियासत हो रही है उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, क्योंकि किस्सा जब कुर्सी का होता है तो बड़ी चीजें सामने आती है। और आज जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हर दिन एक नई खबर होती है और हर खबर के साथ कुछ और भी खबरें होती हैं जिन्हें हम समेटकर आपके सामने लाते हैं रिसर्च के साथ। और सबसे पहले आज खबरों का पिटारा खोलने से पहले आपको वो बड़े 5 विजुअल्स दिखाते हैं। 5 बजे की 5 बड़ी खबरें जो है वो आपके सामने आ चुकी है और आपको हम बताते चले कि बड़ी 5 खबरें जो है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, जहां पर आज कोविड वैक्सीन को लेकर एक बार फिर मंथन हुआ है और तकरीबन 8 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ आज एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे और रिव्यू सिचुएशन की गई है कि सिचुएशन किस तरीके की बनी है और क्या कुछ करने की जरूरत है। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अभी वैक्सीन पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है और जब तक वैक्सीन पूरी तरह से हमारे हाथ में ना हो तब तक किसी भी किस्म की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और टेस्टिंग के हवाले से भी आज उन्होंने साफ किया कि आरटीपीसी टेस्टिंग को हमने और ज्यादा बेहतर बनाना होगा और ज्यादा दुगना करना होगा ताकि हर एक नागरिक जो है वो सुरक्षित रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपना फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जहां मुख्तलिफ राज्यों से आज कहा है कि वो बताएं कि किस तरीके से वो कोविड-19 से निपटने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, वहीं पर केंद्र से भी टेस्टिंग के हवाले से जो है वो फ्राइडे तक का नोटिस दिया गया है और कहा गया कि एक यूनिफॉर्म टेस्टिंग पॉलिसी होनी चाहिए कि हर जगह पर टेस्ट एक ही रेट पर हो, चाहे सरकारी सतह पर हो या प्राइवेट पर हो। रेट में कमी करना इस वक्त की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अभी वैक्सीन की जहां तक बात हो रही है तो 91.4% वैक्सीन जो है वो कामयाब माना जा रहा है और लगातार सप्लाई चेन जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक वैक्सीन हाथ नहीं आता है तब तक किसी तरीके की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आज मीटिंग का बड़ा मकसद ये था। और दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको दिख रहे होंगे मनोज सिन्हा और साथ साथ क्रिकेटर सुरेश रैना और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े अफसर आपको दिख रहे हैं। और एक एमओयू आज साइन हुआ है। इस एमओयू के अंदर आज सुरेश रैना ने साफ किया कि वो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट एकेडमियां खोलने जा रहे हैं और तकरीबन 5 जगहों पर क्रिकेट एकेडमियां सुरेश रैना खोलेंगे। और जब ये एमओयू साइन हुआ उसके फौरन बाद उन दोनों तरफ से यानी सुरेश रैना और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीडिया के साथ बात की गई और कहा गया कि इससे न सिर्फ नौजवानों को मदद मिलेगी, क्योंकि सुरेश का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और लगातार उसने हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर अचानक से इस बात का मुआयना किया कि किस तरीके से यहां पर क्रिकेट का फीवर है, उसको चैनलाइज करने के लिए और नेशनल हुकअप तक लाने के लिए ये एकेडमियां जो है एक मेजर रोल प्ले करेंगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह कि इन एकेडमीज के अंदर गरीब बच्चों के लिए जो क्रिकेट के शौकीन और जिसके अंदर हुनर हो उन्हें खेलने का और उन्हें सिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। इधर सरकार का मानना है कि इन एकेडमी से जहां नौजवानों को खेल कूद की और राकिब करने के लिए एक बड़ा फायदा तो मिलेगा ही, इससे मंशियात पर भी काबू पाया जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं वो डीडीसी के चुनाव है। आज नॉर्थ से लेकर साउथ और साउथ से लेकर सेंटर तक बहुत सारे मेंबरों की तरफ से आज भी कागजात नामजदगियां दाखिल कर दी गई है। इधर जम्मू से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से चुनावी प्रचार भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ से घर घर प्रचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जनसभाओं का एहतमाम भी किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ साथ अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से भी कमर कस ली गई है। भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से दीगर जमातें सियासी दंगल के अंदर कूदी है, थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की वजाहत कर दी है कि सिर्फ चंद दिन इंतजार कीजिए, फिर देखिए कि क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी इत्तेहादी जमातें किस तरीके से चुनावी दंगल में उतरती है और एक नया रंग इस चुनाव के अंदर डालेंगी। और चौथी बड़ी खबर जो है वो हज
और कोविड-19 के बीच है। साल 2020-21 के लिए जहां हज दरख्वास्तों का ऐलान कर दिया गया है और हर हज दरख्वास्तें जो है वो ले ली जा रही हैं, ऑनलाइन उसका सबमिशन हो रहा है। वहीं पर आज मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात की वजाहत कर दी है कि साल 2020-21 का हज पिछले साल के मुकाबले में महंगा होगा, क्योंकि इस बार कुछ इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे ऑटोमेटिकली हज जो है वो महंगा होगा। और उसकी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक कमरे के अंदर 8 या 9 लोग अभी तक होटल में रह रहे थे, अब सिर्फ 2 या 3 रहेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जिस गाड़ी के अंदर मिना से मुजदलिफा या मदीना से मक्का शरीफ की ओर जाते थे, जहां पर उस 45 से 50 लोगों का सफर होता था एक साथ, अब सिर्फ 10 से 12 लोग होंगे और अगर ग्रुप्स होंगे उसमें भी बड़ी परेशानी होगी। इसलिए इस बार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हज महंगा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हज का फरीजा अदा करने के लिए फॉर्म्स को सबमिट किया जा रहा है। और पांचवी बड़ी खबर कुलगाम से है, जहां पर 2 नौजवान जो अचानक से गायब हुए थे और उसके फौरन बाद मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे और बीजेपी के शहनवाज हुसैन की तरफ से उन्हें एश्योर किया गया था कि उनको ढूंढने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया गया जाएगा। और यही वजह कि सेंटर गवर्नमेंट यानी मरकजी वजारत दाखिला से लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत तक यह मामला चला गया था और यूनिस और फैसल की बाजियाबी के हवाले से कोशिश तेज कर दी गई है। वहीं पर आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस बात की वजाहत की कि दोनों लोग उनके पास हैं और पूरी छानबीन करने के बाद आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद उनके घर वालों को उन्हें सौंप दिया जाएगा। यानी अच्छी खबर यह है कि दोनों जिंदा है, बसलामत है। इनके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी कहानियां लिखी जा रही थी, बड़ी कहानियां बताई जा रही थी, क्योंकि नगरोटा टूल प्लाजा के ऊपर हमला हुआ था और वहां पर जो कुछ हुआ था उसके बाद बड़ी चीजों का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जो सारे सराब साबित हुए और दोनों नौजवान जो है बहुत जल्द अपने घर में होंगे। तो ये तो 5 बड़ी खबरें थी जो गुलिस्तान टॉप 5 थी, लेकिन फटाफट से अभी तक की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं और उसके फौरन बाद सियासी दंगल का भी आगाज करते हैं। बड़ी खबर रोशनी एक्ट के हवाले से है। जी हाँ नाज़रीन, रोशनी एक्ट को लेकर एक बार फिर कागजात सामने आ रहे हैं और सरकारी वेबसाइट्स पर बाज़ाब्ता तौर पर अपलोड किए गए हैं वो नाम जिन्होंने रोशनी एक्ट के तहत जमीनें हासिल की है, जहां आम लोगों की एक लंबी तादाद जम्मू और कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दर्ज की गई है। वहीं पर इन वेबसाइट्स के अंदर फारूक अब्दुल्ला से लेकर साबिक वजीर और साबिक मेंबरान कानून साजिया के नाम भी आ रहे हैं। और ये नाम सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से सीधे पलटवार किया गया और कहा गया कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हो या दीगर जमातों के लोग हो, जिनमें कांग्रेस को भी इस लपेटे में लाया गया है, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात और जम्मू कश्मीर के मालियात को इस तरीके से लूटा कि किसी को भनक भी नहीं लगी। लेकिन जब बीजेपी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हाथ ये सारी चीजें लगी तो पता लगा कि बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं और फारूक का नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर, चाहे वो जम्मू का हो या उनका रिहायशी मकान हो, वो बिल्कुल भी इलीगल है। वार पलटवार में फारूक अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी बात की है, चंद मिनटों की बातचीत है, सुन लीजिए पलटवार में फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ इसके मुकाबले में कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज से बात करने के लिए। अभी जो खबरें कल से बहुत ज्यादा गश्त कर रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बहुत सारे हामी जो हैं, वर्कर जो हैं, उन्हें प्लॉट बांटे गए हैं और सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है रोशनी एक्ट की। आप किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं जो कल से चल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का करम है कि मेरा घर न श्रीनगर में न जम्मू में रोशनी के एक्ट के तहत है। मैंने रोशनी के एक्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है और जो ये कह रहे हैं वो बेबुनियाद है और झूठ है। जो लिस्ट में नाम आए हैं, फिर जो सूबाई कमेटी अपनी वेबसाइट पर डाल रही है, वो कैसी लिस्ट है? क्योंकि आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है वो? देखिए, जहां तक ये रोशनी एक्ट था जी, ये आपको याद है गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त में इस पे कार्रवाई की गई थी जी। कोशिश ये थी कि इस पे बिजली के जो प्रोजेक्ट बनेंगे उनके लिए पैसा जमा किया जाएगा जी। मैंने इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, न मैंने यहाँ घर जो मेरा है वो रोशनी के एक्ट
साहब ये भी बताइएगा कि अब क्या कोई लीगल एक्शन आपकी तरफ से होगा, क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट सामने आ रही है उसके बाद क्या सेकंड वो तो बाद में की बात होगी जब इसका आएगा। अभी तो ये अखबार, ये तो अभी उछाले रहे हैं। जब इसका ये सामने आएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो हमें करनी चाहिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब क्या वाकईतन रोशनी एक्ट एक गलत एक्ट था जिससे जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरीके का इसको प्रिटेंड किया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं नहीं कहूँगा एक्ट गलत नहीं था, ये गलत बात है, गलत नहीं था। हमें क्योंकि जो हमने यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बनाने थे उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर गारंटी दे नहीं रही, तो इसके लिए तो कोई तरीका तो इस्तेमाल करना था पैसा इकट्ठा करने के। ये एक बहुत अच्छा, अब कहीं अगर इसका इस्तेमाल गलत हुआ उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दोनों दफ्तर हैं, चाहे जम्मू का ऑफिस हो या श्रीनगर का ऑफिस हो, दोनों ऑफिस जो हैं वो इसी रोशनी एक्ट के दायरे में आते हैं और इलीगल दोनों खड़े किए गए स्ट्रक्चर। जी मैं नहीं जानता, ये मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, माफी मांगता हूँ। जहाँ तक जम्मू का दफ्तर है वो तो पहले बना हुआ था, रोशनी एक्ट से पहले बना हुआ था, और ये भी पहले रोशनी एक्ट से पहले बना हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर इसके रोशनी एक्ट में जो पैसा इनने मांगा था, जो उसका था, वो उसको उस वक्त पे किया था वो पैसा, और कोई हमने इनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त रकम का मांगा गया, वो रकम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ अदा की और इस जमीन पे अपनी बिल्डिंग खरीदी। डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है चुनाव के दौरान इस तरीके का माहौल बनाना? जी हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चाहते हैं कि जितना भी ये कोशिश करेंगे बदनाम करने की, इनकी यह ख्वाहिश है। ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने झुक जाए। हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद जो है वो जो इनने 5 अगस्त को किया है वो गलत है, और स्टेटहुड और 35A और 3370 को वापस करें। ये हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी, और ये बहुत चीजें हमें खुदा जाने। चलिए, फारूक अब्दुल्ला बता रहे हैं कि यह सारी साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करके ही रखेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके का माहौल है उसमें ये सारी चीजें जो है वो सामने रखी जा रही है। बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है और कह रही है कि दस्तावेज जो है ये सरकारी है, और सरकारी दस्तावेज न तो किसी का पास करती है और न लिहाज करती है। जो गलतियां हैं वो इस वक्त सबके सामने आया है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि जब किस्सा कुर्सी का है और चुनावी दंगल चल रहा है, उस चुनावी दंगल के बीच इस तरीके का माहौल बनना कैसा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब है इस वक्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फारूक साहब कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। 5 अगस्त के फैसले को लेकर जो इत्तेहाद बनाया गया उसको कमजोर करने के लिए, धमकाने के लिए सारी चीजें हैं। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे जी, हम लटके रहेंगे और डट के मुकाबला करेंगे। देखिए गौहर साहब, ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज बहुत लंबे टाइम से चल रही थी और ये चीजें सामने आनी थी, और ये चीजें सामने आ गई हैं इस टाइम पे। और रीजनल पार्टीज के लोग, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईकमांड के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे लोग हों, ये सभी लोग पब्लिक के सामने ओपन हो गए। इनके जो काले चिट्ठे हैं वो आज खुल चुके हैं। और आप देखिए कितना, मुझे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है जो पब्लिक के सामने आया है। पूरी हिंदुस्तान की जनता ने इस स्कैम को देख लिया है। इस स्कैम का नाम रोशनी एक्ट जो इन्होंने बनाया था, और इनके लिए ये रोशनी थी और गरीब आदमियों के लिए अंधेरा था। और कौड़ियों के भाव से जमीनें ली गई, और एक बताया गया कि एक बहुत पावर के प्रोजेक्ट लगाने हैं, ये करना है, वो करना है। वो चीजें सारी हवा में थी। और वो जो उसका पैसा था, कितना पैसा उसका आया, वो भी आप कल से सुन रहे हैं न्यूज चैनल्स के ऊपर, डिबेट्स के ऊपर। और बहुत बड़ा ये फ्रॉड था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। एक सरकार के लैंड को लिया गया अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है, उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और जो चीज 100 रुपीज की थी उसके 5 रुपीज उसका दाम दिया गया। इस तरह का खेल खेला गया, और ये चीजें अब सामने आएंगी और इन्वेस्टिगेशन खुलेगी। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, मुझे लगता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी होगा और ऑनरेबल
कोर्ट्स जो भी उसके ऊपर फैसला देगी वो सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑनरेबल कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है और कोर्ट के आदेश के पर ही ये सारी चीजें जो है वो अपलोड हो रही है वेबसाइट पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि ये जी कॉन्स्पिरेंसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है, क्योंकि डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से जब हम बात करते हैं, आज देखते हैं तो मुख्तलिफ लीडर्स का रिएक्शन भी आया। डॉक्टर असीफ राबू कह रहे हैं कि मेरी तो विरासती जमीन है जी, मुझे कहाँ पे घसीटा जा रहा है। फॉर्मर IAS अफसर साहब कह रहे हैं कि देखिए मैंने जो कुछ किया है वो तो सबके सामने जग आया है, मैंने कौन सी गलती की है इसमें, स्टेट एक्ट के तहत ही तो मैंने पैसा दिया और बड़ा हैंडसम पैसा दिया है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे मांगा है, तो आज मेरा नाम उछालकर क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो काउंटर अब आ रहा है, क्या ये वाकई तौर पर जल्दी में कोई चीजें ली गई हैं या वाकई तौर पर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात भी सही है? नहीं, देखिए गौहर साहब, इसको डीडीसी के इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। देखिए, ये अब इन लोगों की बदकिस्मती है कि ये कोर्ट की तरफ से इस तरह का एक फैसला आना और ऐसे टाइम पे आना कि जब ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने इनके सारे पोल खुल चुके हैं, और ये चीजें इस टाइम पे इसको दूसरे एंगल से देखेंगे या जोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। अवाम सब कुछ जानता है, अवाम से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। इन लोगों ने फ्रॉड किए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह से भी इन्होंने गुमराह किया है, और जैसी अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो कुछ किया है, इंडिया में बनाई है, बाहर बनाई है, मुझे लगता है जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऑनरेबल कोर्ट के नजर के नीचे सारी चीजें चल रही हैं और ये सारी चीजों का इनको जवाब देना पड़ेगा। जो लोग क्लियर होंगे वो लोग बच जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई गलत इंसान इसमें फंसा हुआ है तो उसको ऐसे ही फंसाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात रोशनी स्कैम की हो रही है तो आपको एक और अपडेट भी देते चले, जहां रोशनी स्कैम को लेकर अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नाम देख रहे हैं। बहुत जल्द फॉरेस्ट स्कैम को लेकर भी इसी तरीके की लिस्ट जो है वो अवामी डोमेन में होगी, पब्लिक डोमेन में होगी, क्योंकि 40,000 से ज्यादा लोगों ने फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा किया है। यह सरकार का फिगर है और ऑनरेबल कोर्ट ने वहां पर भी प्रायोरिटाइज किया है कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स और सब लोगों की लिस्टें अवामी डोमेन में रखी जाएं ताकि सबको पता लगे कि लैंड ग्रैबर कौन कहां पर कैसे है और ये व्हाइट कॉलर के बहाने किस तरीके से ठगा गया है रियासत को। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर वो लिस्ट भी सामने आएगी और फिर देखेंगे आप कि किस तरीके की सियासी हलचल जो है वहां पर होगी। बात कुर्सी की हो रही है और चुनाव की हो रही है, तो जम्मू के अंदर चुनावी प्रचार बहुत जोरों पर है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो है वो जम्मू में भी कैंप किए हुए हैं, कश्मीर के अंदर भी कैंप किए हुए हैं। और कौन कौन सी पार्टी है थोड़ी देर में हम आपको जरूर वो डिटेल में बताएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने एक बार फिर से निशाना साधा बीजेपी की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स अलायंस पर, और सीधे सीधे से कहा कि देखिए एक महिला आपके सामने है जिसको आप वोट डालने के लिए आ रहे हैं और एक महिला वो भी है जो तिरंगे को लेकर अपमान कर रही है, फैसला आवाम ने करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैंपेन कितना खूबसूरत और कितना तेजी के साथ चल रहा है। तरुण चुग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा इन बातों को और फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं विनोद जी कि और जम्मू में पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके की चल रही है। लेकिन पहले तरुण चुग को सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बेटी सुषमा के रूप में जम्मू कश्मीर की बेटियों का अधिकार मांग रही है। ये सुषमा मेरी बहन केवल एक कैंडिडेट नहीं है, ये प्रतिनिधि है जम्मू कश्मीर की हर बेटी के रूप में कि बता फारूक अब्दुल्ला, बता अब्दुल्ला एंड सन्स, बता मुफ्ती एंड सन्स, तेरे को जनता को बताना पड़ेगा कि इस बेटी का अधिकार तूने 370 के नाम पर क्यों लूटा। मेरी आपसे विनती है, सुषमा मेरी बहन केवल कैंडिडेट नहीं है, मेरी बहन प्रतिनिधि है जम्मू कश्मीर की सभी बेटियों की। इसलिए यहां बैठी मेरी मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, इसे आम चुनाव मत समझिए, ये चुनाव है गैंग्स के खिलाफ, ये चुनाव है जम्मू कश्मीर को लूटने वालों के खिलाफ, ये चुनाव है यहाँ की बेटियों के अधिकारों को छीनने वालों के खिलाफ, ये चुनाव है एससी भाईचारे के पीपल्स को, लोगों को हथकड़ियों में जकड़ कर रखने वाले अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स के खिलाफ। इसलिए मेरी विनती है, आपका एक एक वोट ये पाकिस्तान से चाइना। चलिए तरुण चुग
क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे हैं। और इसके बाद चुनावी माहौल किस तरीके का पूरे जम्मू के अंदर होगा ये देखने वाला है, क्योंकि एक तरफ से कमान नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग संभाल रहे हुए हैं, वहीं पर बीजेपी की तरफ से सीनियर मोस्ट लीडरों को जम्मू के अंदर कैंप करवाया गया है, जहां लगातार वो मंथन भी कर रहे हैं और स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। सीधे हम प्रियंका गुप्ता के पास चलते, जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। प्रियंका, फटाफट से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जम्मू की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है बीजेपी। तो बीजेपी के कैंपेन का हाल क्या कुछ है, कितने लोग जुड़ पा रहे हैं, और रेस्ट नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें, अलायंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, फीवर बुखार कैसा है, चुनावी बुखार क्या सड़ चढ़कर बोल रहा है या अभी भी ठंडा है, क्योंकि सिर्फ चंद दिन बचे हैं पहले फेज की वोटिंग को। बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं, अगर हम जम्मू की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जोरों शोरों से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। और आज की हम बात करें किस तरह का सियासी माहौल जम्मू में देखने को मिला। सबसे पहले बता दें कि जब अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तो उनका कहना था कि रोशनी स्कैम एक्ट में जो लोग शामिल हैं वो गुपकार अलायंस से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब तरुण चुग कठुआ पहुंचे, कठुआ पहुंच के उन्होंने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। और आपको बताते चलें कि आज जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है पॉलिटिकल और इको अफेयर्स के, वो भी आज जम्मू पहुंचे हैं। वहीं पर कल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कल जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू पहुंच के वो कठुआ में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि जिस तरह से लगातार भाजपा की तरफ से चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है, वहीं पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं अलग अलग इलाकों में पहुंच के वहां से लोगों से बातचीत भी की जा रही है और उनके मुद्दों पर चर्चा भी की जा रही है। हालांकि जो सियासी सरगर्मियां हैं वो लगातार जम्मू में देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कि कल का दिन भी कैसा है और आज किस तरीके से प्रचार हुआ है। और माना जा रहा है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि और भी पार्टियों की तरफ से प्रचार जो है वो जोरों पर किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन कहां पर मुड़ता है, यानी वोटरों को कौन अपनी ओर खींचने में कामयाब होगा। बढ़ते हैं आगे, जरा कश्मीर चलते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी चुनावी माहौल जो है वो तेजी के साथ चल रहा है। मौसम यकबस्ता है, यकबस्ता हवाओं के बीच और ठंडे मौसम के बीच चुनावी बुखार किस तरीके का है। और किस्सा कुर्सी का जो है वो काफी दिलचस्प वहां पर भी है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी जहां घर घर कैंपेन कर रही है, वहीं पर अपनी पार्टी से लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर लोग भी इस वक्त सर जोड़कर लोगों के पास जा रहे हैं। सबकी नजरें इस वक्त श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर है, जहां पर मेयर के हवाले से चुनाव का हतमी फैसला भी होना है। सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां से सही तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ। तजम्मुल, पहले जरा अपडेट कीजिएगा, खबरें ये भी है कि शायद चुनाव नहीं होगा, हतमी फैसला क्या आ गया है कि कल चुनाव नहीं है या चुनाव कल होंगे, अगर होंगे तो माहौल कैसा है? चुनाव होंगे और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई। हालांकि शहर आज पूरी तरह से इन खबरों के साथ भरा था कि शायद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर के इंतखाबात होंगे उसमें शायद कोई तब्दीली आएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब जो कंफर्मेशन आ गई है कि चुनाव शेड्यूल के मुताबिक होगी और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं। इन चुनावों में आपको याद होगा कि जुनैद अजीम मतू जो हैं उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं उम्मीदवार उसके मुकाबले में है शेख इमरान, और उसके बाद अजाज अहमद हैं जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। और इतलात के मुताबिक अब जो ये मुकाबला होगा इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं, कल शेड्यूल के मुताबिक मैदान जो है सजेगा और चुनाव जो है मेयर के लिए कल बाज़ाब्ता तौर पर होगा। चलिए, ये तो मेयर के चुनाव होंगे जहां पर कल मैदान दंगल जो है वो सजेगा। 3 लोग मैदान के अंदर है, अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। यहां पर इत्तेहाद का फुकदान जो है वो साफ नजर आया और इत्तेहादी कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आया। लेकिन जब हम श्रीनगर से बाहर निकलते हैं तो वहां पर बल्दियाती चुनाव भी है और डीडीसी चुनाव भी है, जहां पर मुख्तलिफ पार्टियां कैंपेन भी कर रही हैं और मुख्तलिफ पार्टियों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है, इसे आप कितना मस्बत मान रहे हैं? देखिए, जब आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखते हैं, आज हैरान कुन तौर पर अपनी पार्टी के जो चुनावी उम्मीदवार है मोहम्मद अशरफ डार ने खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि अगर पीपल्स अलायंस है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़िमनी चुनावों के लिए क्यों नहीं है। और इसी के साथ एक अहम खबर शायद आप तक अभी पहुंच चुकी होगी, जो कि कोकरनाग से आप डेवलप हुई। साबिक MLA पीर मंसूर जो कि PDP से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि 87 से लेकर जो इलेक्शन रिग किए गए वो किस पार्टी ने किया और किस तरह से किए। और आज जो इस इलेक्शन में जो गुपकार अलायंस की बात करते हैं,
उन्होंने तो अपने चुनावी उम्मीदवार अपने अपने मन के मुताबिक उठाए हैं। और आज भी जो लिस्ट शाया हुई है उसमें पीडीपी को या बाकी पार्टियों को कोई खास शेयर नहीं मिला, जिसका गालबन ये मतलब हुआ कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर गुपकार अलायंस को जो उम्मीदवार मुश्तरका तौर पर नहीं दिया गया है, इसका काफी नुकसान होगा। और अवाम जो है शशोपंज में, हालांकि अभी सोशल मीडिया पर डॉक्टर अब्दुल्ला की एक मैसेज आई जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, जिसमें आपके साथ भी उन्होंने गुलिस्तान टेलीविजन चैनल क्या क्या हम ये माने ये जो अलायंस के अंदर तालमेल नहीं है, यही वजह कि अलायंस का कोई जलसा नहीं है? अदरवाइज जो उनका अपना सेट एजेंडा था उसमें श्रीनगर के अंदर कन्वेंशन बुलाने की भी बात हो रही थी। देखिए बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल्ला क्वारंटीन और उमर अब्दुल्ला चले गए, उसके बाद लो प्रोफाइल इस इलेक्शन में महबूब मुफ्ती का जिस तरह से चुनावी अंदाज होता है लोगों के पास जाने का, हालांकि कुछ पहलगाम का दौरा किया, कुछ अधूरा दौरा पुलवामा करके वापस आई, लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई चुनावी बड़ी मीटिंग हमने अभी तक श्रीनगर में या श्रीनगर के बाहर नहीं देखी। हालांकि बीजेपी के लीडरान जाते रहे, लेकिन अभी तक अलायंस के उम्मीदवार शायद जिस तरह से कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन ना हो तो आप बेटर ऑप्शन को अपनाएगा, शायद ये समझकर कि उन अलायंस के उम्मीदवारों ने भी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया 370-35 को बचाने के लिए, और किस तरह से चुनावी जलसे में लोग शदीद सर्दी में बर्फबारी में शिरकत करेंगे उसका भी एहसास है। लेकिन मुझे लगता है कि अमली तौर पर जिस तरह से एक मिन्नत, एक एहसान रखने की कोशिश की जा रही है आवाम को कि शायद वो गुपकार अलायंस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं, बीजेपी है, बहुत शुक्रिया सही तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अलायंस के अंदर और बाहर की सिचुएशन क्या कुछ और श्रीनगर क्या कुछ कह रहा, सीधे हम सरहदी जिला पुंछ चलते हैं जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। ग्राउंड जीरो पर चलने की कोशिश करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ वहां की चुनावी दंगल चल रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव का होना और जिस तरीके से कैंपेन हो रहा है, घर घर कैंपेनिंग हो रहा है, वो अपने अंदर ही एक बड़ा सवाल भी है। और जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वहां से जो टर्न ओवर होगा वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गौहर साहब। एक तरफ अगर सर्दी में काफ़ी शिद्दत इजाफा भी होता जा रहा है, मगर सियासी पारा काफ़ी गर्म है, क्योंकि आने वाली 28 तारीख को डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के वोटिंग होने जा रही है। इस हवाले से हम कुछ राय हिंदगान हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर लेके इस बार अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके अपने वोट कास्ट करने के लिए? जी, इस बार जो डीडीसी इलेक्शन है उनका काफ़ी ज़ोर शोर है और उसमें हमारे बहुत सारे सियासी नुमाइंदा जो पहले से हैं वो भी उतरे हैं और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी उतरे हैं। लेकिन जो आवाम का और आम जनता और लोगों का कहना है, वो कहते हैं कि हम कुछ लोग तो हमारे आजमाए हुए हैं जो पार्टियों से का मैंडेट लेकर भी आए हैं, लेकिन लोग बहुत सारे ऐसे चेहरों को भी सामने ला रहे हैं कि जो पहले सियासत में नहीं थे, और उनसे लोगों की उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता हैं कि ये डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। और कुछ आजमूदा लोग जो मैंडेट लेकर भी उतरे हैं, उनसे कुछ बहुत सारी जनता जो है वो बेजार है कि इनको हमने पहले भी मैंडेट दिया, लेकिन इन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए जनता का कोई काम उस तरह नहीं किया कि जिस तरह इनको अपने इख्तियारात को लागू करके करना चाहिए था। सर, जिस तरह देखा जाता है हमेशा रजौरी पुंछ की सियासत में जात पात इलेक्शन में हमेशा देखी जाती है, जात पात के नाम पर लोगों को तकसीम किया जाता है। इस बार के हालात कैसे लग रहे हैं? जात पात का जहाँ तक मसला है वो तो इलेक्शन में बिलखुसूस हर दौर में रहता ही है और वो इसमें भी है, लेकिन पहले से बहुत कम है। लोगों में इस वक्त जो है वो यही रुझान है कि उन लोगों को चुन के लाया जाए जो लोग जनता का काम कर सकें, और हर जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो किसी बड़े ऑफिस तक डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, उनके काम। चलिए जी, ये तो आप हमने पुंछ लिए चले थे जहां पर क्या कुछ कह रही है अवाम, लेकिन सीधे सोनावारी चलते हैं, यानी बारामूला बांडीपोरा चलते हैं जहां पर अवामी जलसा भी था, बीजेपी की तरफ से भी जलसा हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जलसा हो रहा है और घर घर कैंपेनिंग भी चली। वहां की जनता क्या कुछ कह रही है, हमारे नुमाइंदे ने थोड़ी देर पहले वहां की लोगों से उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। देखिए जरा रिपोर्ट क्या कुछ है।
यहाँ पे जो है सोनावारी के लोग आए हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या चुनाव में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्यों आप वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक युवा है, इससे बात कर ले। अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर अहमद गनाई है। मैं सुमल सोनावारी में रहता हूँ। हमारा जो आज तक मैंने जब से मैं बड़ा हूँ तब से हमको धोखा ही दिया है। जिसने भी हमारा मतलब पूछा है, हम गरीबों को किसी ने आज तक नहीं पूछा है। चाहे कांग्रेस आया है, चाहे ये एनसी पार्टी आई, चाहे कोई भी पार्टी, हमसे वादा किया है, मगर बाद में जब बने फिर हमको लात मार के बाहर निकाल दिया है। अब हमारा यहाँ लीडर साहब बीजेपी का जॉन साहब, जिसने हमको आगे पहुंचाया और आगे तो आज आप क्यों वोट दे रहे हो? आज इसलिए दे रहे हैं कि अब हमको यहाँ सुधार लाना है, हमको कुछ बनना है, हमको कुछ आगे जाना है सर। इसलिए हमको पीछे छोड़ दिया इन्होंने, अब हमको आगे जाना, इसलिए हमको जॉन साहब से पूरा साथ देते हैं और इसको जरूर कामयाबी देंगे। जब 70 साल से आप धोखा लगे तो आज क्या उम्मीदें हैं? 70 साल से आज देखो ये जो कह रहे बाकी लोग बीजेपी वाले, मगर मैं कहता हूँ ये खुल के बीजेपी है। जो बाकी पार्टी है जो छुप छुप करके शिवसेना चला रहे हैं, यहाँ पे चुपचाप हम पे ऊपर वार कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। अगर बीजेपी कोई बात कह रही है सामने आके कहती है। और सुमल उडीना पे क्या मुश्किलात आज वोट त्राउन सारे मुश्किलात दितमुत रोड जान साहब वनस तान 14 वरी गई वनस तान कह फैसलटी कह मैकडमनेशन कुने बह दपे वन जान साहब कामयाब कर इंशाल्लाह सन मसल गसन हल। तुम वन तो मैं आज अगर 7 वरियन गो तह इस्तिसाल, आज क्या उम्मीद तेल? आज उम्मीद अगर बीजेपी जीत जेनो तो सन मसल गसन सारिम हल, क्या वनस तान कोर नसे आज उमेद सलीम अगर लीडर जुड़ गए तम पान पान घर खालान, तिमन क्या पान पान घर खालान पड़ता है। नहीं, देखिए जी, एक चीज मैं कहूंगा कि अगर पिछले 30 सालों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें या ये कांग्रेस की बात करें, जितने भी लीडर्स यहाँ पे थे, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर की मैं बात करूं, सुंबल सोनावारी को इन्होंने 30 साल से यहाँ पे इस्तेसाल किया है, सियासी इस्तेसाल किया है। चलिए, इस्तेसाल हुआ है इसलिए बदलाव होगा, और बदलाव कहां की ओर जाएगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि मरहलावार तरीके से डीडीसी के चुनाव होने हैं। फिलहाल हम आपको सिर्फ लोगों की आरा सुना रहे हैं कि क्या कुछ ग्राउंड जीरो है। कश्मीर के बाद जरा जम्मू के एक और जिले बानिहाल चलते हैं, रामबन जिले में चलते हैं, और बानिहाल की आवाम क्या कुछ इन चुनावों को लेकर कह रही है, क्योंकि बानिहाल काफी ज्यादा प्रोएक्टिव इन दिनों दिख रहा है। बरसती बारिश हो या ठंड हो, हर वक्त आपको कैंपेन ही कैंपेन वहां नजर आ रहा है। मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे और बैनर भी अवेजा हैं और घर घर कैंपेन भी चल रहा है। इस बीच हमारे नुमाइंदे ने भी लोगों से जानने की कोशिश की, जरा देखते हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं। साहब बताओ, क्या फायदा है आपको डीडीसी चुनाव से? फायदा हमारा ये है कि हमारी तरफ कोई देखे, हमारी रोड की तरफ देखे। हमारे बानिहाल बनकूट की तरफ जो रोड जा रहा है, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी नहीं उस रोड की तरफ देख रहा है जी। हमारा एमएलए बानिहाल है, इसने क्या काम किया, 2 बार इलेक्शन लड़ा और 2 बार हमें रोड का 1-1 किलोमीटर का ढंग बनाकर बोला रोड तुम्हारी जाएगी, और इस वक्त तक वो नहीं गई जी। तो अब इसके हवाले से हम क्या कहेंगे? चले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है जी। जी, बात ये चीज़ है, जो इलेक्शन का मसला है ये लोगों तक है, लेकिन लोगों को हम क्या कह सके, क्योंकि लोग खुद समझदार हैं जी। सबसे बड़ा जो मसला है बनाल में वो है हॉस्पिटल का जी। हमें आज भी एक टेबलेट के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है जी। 20 साल से उसका काम चल रहा है जी, लेकिन आज तक अभी भी कोई हमें सहूलत नहीं हुई जी किसी भी चीज़ से। अगर यहाँ पेट में दर्द हो जाता है हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, अगर डिलीवरी केस होता है हमें सीधा इस्लामाबाद जाना पड़ता है जी। यहाँ तो दावा करते हैं कि हमने 20 साल से तरक्की की, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। हमें 2 किलोमीटर रोड 20 साल में नहीं मिली जी। लेकिन अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये सियासत का दुकान न बंद हो जाए जी, लेकिन अगर और कोई जीत गया ये सियासत का दुकान बंद हो जाएगा। चले नाज़रीन, कहीं सियासत की दुकान बंद न हो जाए। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि चलिए फटाफट से जरा आगे बढ़ते हैं और अब जरा सरहद के लोगों की भी आवाज आपको सुनाते हैं। और वो लोग जो सरहद के पास रह रहे हैं,
इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब उनसे पूछा जाता वो क्या कुछ कह रहे हैं। जरा फटाफट से इन लोगों की भी देख लीजिएगा कि चुनाव की अहमियत कितनी ज्यादा उनके नजदीक है, क्योंकि आज के दिन भी 70 साल की आजादी के बाद भी बिजली, पानी, सड़क एक बड़ा मुद्दा है। डीडीसी चुनाव में भी न जाने क्यों लीडर बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, पाकिस्तान, भारत, चीन, उधर इधर, लेकिन आज तक कभी भी ग्राउंड जीरो की बात हुई क्या, बड़ा सवाल है। इस वक्त पूरी आवाम जो है वो एक ही मुद्दे को लेकर वोट देगी कि किस तरह से जो है वो बुनियादी सहूलत लोगों तक पहुंच सके, तरक्की हो सके, बॉर्डरों के ऊपर अमन और सुकून हो सके, बेरोजगारों को कोई रोजगार मिल सके। चूँकि इससे पहले भी जो भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो MP के इलेक्शन हुए, उसके बाद जो हमारी BDC के इलेक्शन हुए सारी, तो उनमें भी अभी तक कोई ज़मीनी सतह पर उतने काम नहीं हुए, फंडिंग वगैरह नहीं हुई। अब गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे वोट करना है आपको और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट का चेयरमैन बनेगा, उसके ज़रिए से यहाँ पे तरक्की होगी। उसी बात को लेकर हम भी वोट कर रहे हैं कि तरक्की हो, खुशहाली आए। सर, हमने बहुत पहले से इलेक्शन में वोट दिए सब पार्टी को, लेकिन पहले से हम वोट देते थे तो जो भी आता है जहां मिनिस्टर बनने के लिए वो बोलता है हम ये काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हमारा किसी काम में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब अगर हम वोट देंगे तो हमारी इस एरिया की हालत देखो, जहां ऊपर गोलाबारी भी हो रही है और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, तो जहां हमारे लिए कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं बनाई। हमारा मुद्दा यही है, हमने पहले भी वोट दिए हैं, पहले भी जो यहाँ हमारे बनमत का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ गोलाबारी देखो बहुत ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ आप ये देखें हमारी रोड की क्या हालत है, और हमारे यहाँ हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। लिहाजा हम जो इस मरतबा वोट दे रहे हैं, हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमें पूरी फैसिलिटी दी जाए रोड की, और ये जो गोलाबारी हो रही है हमारे मकानों पे और हमारे जो हैं पशु वगैरह मर रहे हैं, इसकी हमें बंदिश पूरी चाहिए। इस मुद्दे पर हम इस मरतबा वोट देंगे। आज जो इस वक्त जो DDC का इलेक्शन होने जा रहा है, बुनियादी सतह पर ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सिर्फ एक जहन डिवाइड है आवाम का, जिस लोगों का जो जहन है उस जहन को डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जिस हद तक जिस मकसद के लिए ये इलेक्शन करवाया गया था BDC का, या इस वक्त जो DDC करवा रहे हैं, लेकिन ये बेबुनियाद इलेक्शन है, इसका कोई मायना जो है वो सामने नहीं आने वाला। ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने का एक मेन तरीका है, और मरकज़ हुकूमत जो है वो सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में इसी को इलेक्शन के ज़रिए लोगों का जहन जो है उसको डिवाइड कर रही है, और मेन जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जहन है उसको ख़राब करना चाहिए। चलिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया यानी रद्दअमल जो है वो इस वक्त आप देख रहे थे गुलिस्तान न्यूज पर। किस्सा कुर्सी में हमने आपको जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से ग्राउंड जीरो से रूबरू करवाया। पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा, बल्कि सीधे लोगों से ये पूछा कि क्या कुछ कर रहे हैं। ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आगे जब कैंपेन खत्म होगा, चुनाव के चारों फेज खत्म होंगे, तो हम आपके सामने एग्जिट पोल लाएंगे। वो एग्जिट पोल दरअसल इन्हीं सवालों के आसपास घूम रहा है, क्योंकि यही चीज साफ होगी कि चुनाव किस रंग में बैठेगा, और आने वाले दिनों में जब चुनावी दंगल मुकम्मल होगा, EVM से वोट निकलेंगे, तो इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्योंकि दावा हर तरफ से किया जा रहा है कि इस बार पत्ता साफ होगा, लेकिन किसका पत्ता साफ होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होगी। फिलहाल इंतजार इसका कि अगला प्रोग्राम क्या है मुझे देंगे आप इजाजत, आपको सीधे लद्दाख लिए चलेंगे, क्योंकि लद्दाख की सियासत भी बहुत ज्यादा तेज है सर्द हवाओं के बीच। इसहाक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं।